ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हिना मैम आपके सामने आज 2000 आपका जो मॉडल पेपर है वो हमारा 2013 का मॉडल पेपर लेके आए हैं। अगर बात करें ये मॉडल पेपर ना होकर आपका क्या है, आपका प्रीवियस मॉडल पेपर है, यानी पहले आ चुका मॉडल पेपर है। तो हमारा कब का है, ये 2013 का है। किसका है, ये टीजीटी का है, क्योंकि अभी हम पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे, ना ही पीजीटी के हम प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पीजीटी है उसमें पहले तो वैकेंसी कम है, दूसरा जो पीजीटी है वो टीजीटी के बाद है। तो इसलिए हम जब टीजीटी का होने के बाद पीजीटी के सारे मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट तथा सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी लेते चलेंगे। तो चलिए अभी हम केवल और केवल फोकस है हमारा टीजीटी पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2013 का किस तरह का आया था, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला देखो, दालों को अंकुरित और पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दालों का अंकुरण किस लिए महत्वपूर्ण है, ये पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लोहा तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। तो प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होता है, 15 वर्ष के एवं पुरुष या स्त्रियों को रखा जाता है जो किसी कारणवश अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सके। तो प्रौढ़ शिक्षा किस पर केंद्रित होती है, तो केवल साक्षरता पर, क्योंकि यहाँ पे उनको साक्षर बनाया जाता है जिससे कि वो क्या कर सकें, लिख पढ़ सकें। निम्नलिखित में से खनिज तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना कि कौन सा है। पहला है ऑप्शन ग्लास, दूसरा है आपका एस्बेस्टोस, और तीसरा जो ऑप्शन है वो नायलॉन, चौथा जो ऑप्शन है वो है एसीडेट। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी एस्बेस्टोस। ये इसको इस तरह से भी लिखा आता है आपका एस्बेस्टोस। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो किन दोनों की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में, क्योंकि इसके बिना हमारे शरीर में ब्लड की क्या होगी, ब्लड ना हुआ तो हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते, यानी हमारी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो लोहा तत्व एवं जिंक, लोहा तत्व एवं कैल्शियम, लोहा तत्व एवं फॉलिक अम्ल, और लोहा तत्व एवं आपका है एस्कोरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो आवश्यकता होती है वो है लोहा तत्व एवं फॉलिक अम्ल की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है। तो एकीकृत बाल विकास योजना कौन सी सेवा देती है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन नहीं देती है ये। आपका है गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा ये देती है, क्योंकि ये क्या करती है, गैर औपचारिक शिक्षा से अलग, यानी बच्चे की सहूलियत पर आधारित होती है, इसलिए गैर औपचारिक होती है, तथा पोषणहार उससे न्यूट्रिशन भी देती है और उसे शिक्षा भी देती है। पूर्व शालेय यानी पहले विद्यालय जाने से पहले की शिक्षा, तो इस पर ही ये आधारित होती है, इस जैसे आंगनवाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। तो जो पार्कर हैं उनके अनुसार क्या क्या है, आराम, स्वास्थ्य, खेल। बी देखिए प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, और सी देखिए उपयुक्त सभी। तो पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य कौन से हैं, तो वो हमारे उपयुक्त सभी। कठपुतली है, तो आपको बताते हैं जो कठपुतली होता है, जो कठपुतली है ये एक गेम होता है, या डांस होता है, या कहें एक नाटक भी हो सकता है। तो यहाँ होता क्या है कि 2 डॉल्स ले लिए जाते हैं और डॉल्सों के सिर पे क्या होते हैं, धागे बंधे होते हैं। डॉल्स में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होती हैं। अगर हमें 2 स्त्रियों का रोल निभाना है तो 2 गर्ल्स मतलब फीमेल कपड़े वाली डॉल ले लेंगे, और अगर एक स्त्री एक पुरुष करना है तो 2 अलग अलग कपड़े वाला डॉल ले लेंगे, और उसी तरह के उन्हें पकड़ने वाले बैठे होंगे। अगर फीमेल और मेल वर्जन हम कुछ बताना चाहते हैं तो एक तरफ मेल उन धागों को पकड़े हुआ है, एक तरफ फीमेल, मगर ये क्या होते हैं, जो पकड़ने वाले होते हैं वो अदृश्य होते हैं, मगर डॉल हमें दृश्य दिखाई देती हैं। तो कुछ लोग इसी वजह से दृश्य सामग्री में से लगाए आते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है कि जो दिखाई ना देने वाली जो पर्दे के पीछे रहते हैं उनकी आवाज़ आती है, तो इसलिए क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों है।
क्योंकि वो जो उनके धागे पकड़े होते हैं, इनसे रोल करा रहे होते हैं, वो बोलते जाते हैं तथा उसके अकॉर्डिंग इन्हें घुमाते जाते हैं धागों की सहायता से। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अगर कोई चीज़ प्रभावी करनी है और वास्तविक भी करनी है तो हमें उसे ग्रामीण स्तर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की जनता यानी भारत का हृदय कहाँ निवास करता है? गाँवों में। ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है तो इसमें है कौन? प्रक्रिया चार्ट है, फ्लो चार्ट है, परिचालन चार्ट है। ये सभी हमें कार्य की स्पीड बताते हैं कि हमने किस तरह का कैसे कार्य किया, मगर बजट चार्ट जो है वो बजट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो है वो देखिए, बुने हुए वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती, धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की और इसमें से कोई नहीं। तो आपका है, आपका निटिंड जो वस्त्र है उसको किसकी आवश्यकता नहीं होती है? वो हमारे माड़ की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। खेल है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह क्रिया जो आनंदप्रद होती है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। तो उपयुक्त सभी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो ऐसा कौन है जो स्टेपल तंतु की गिनती में नहीं आता? तो हमारा रेशम है। सभी प्राकृतिक जो तंतु हैं वो स्टेपल होते हैं, याद रखना, मगर रेशम स्टेपल तंतु नहीं है, क्योंकि रेशम की खुद की लंबाई आपकी 800 से 1200 होती है, जो प्राकृतिक रेशों में नहीं पाई जाती। तो रेशम क्या है? एक अपवाद है कि रेशम क्या है? हमारा प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा है, इसलिए ये स्टेपल तंतु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यवसाय का चयन, आपकी वस्तु स्तरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। पूछ रहा है किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, तो उसका जो विकासात्मक कार्य नहीं है तो वो हमारा है वस्तु स्तरण प्राप्त करना। ये किशोरावस्था का क्या है? विकासात्मक कार्य नहीं है, क्योंकि व्यवसाय का चयन तो वो किशोरावस्था में ही करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट पढ़ता है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतरक्रियाएं और उसकी मानसिक स्थिति। तो क्या नहीं क्या है? तो आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर है तो वो क्या रहेगा? जो राइट आंसर है उसकी मानसिक स्थिति। नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु की हृदय गति होती है। तो जो नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है ये आपको बताना है। 70 से 90 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट और 120 से 140 प्रति मिनट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आंसर बिल्कुल सही है। तो जो नवजात शिशु की हृदय की गति कितनी होती है? वो होती है 120 से 140 प्रति मिनट। बालक के सामने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारण करना माना जाता है बालक के। तो ये क्या है कि हम जब बालक होता है तो वो क्या करता है? मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के। तो इसमें क्या है? संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो यहाँ पे क्या है इसमें? तो यहाँ पे उसका होता है संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास। आपका है पैक्टिन। पैक्टिन पाया जाता है केले में, अमरूद में, गेहूं में और अंडे में। जो पैक्टिन है वो किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो जो पैक्टिन है वो हमारा किस में पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है अमरूद में। आपका है ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ब्यूटारिक अम्ल का किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका ब्यूटारिक अम्ल कहाँ है? अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में और फलों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो जो इसमें से वसा पच सके उसके लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है ये आपको बताना है।
तो आपका है रेनिन है, आपका है अमाइलेज है, आपका है लाइपेज है, आपका है पेप्सिन है। तो आपको यहाँ पे बताना है राइट आंसर कौन सा है जो वसा का पाचन कर सकता है, तो वो हमारा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो जो मानव बुद्धि है उसको विभाजित किया जा सकता है 60 कारकों में, 120 कारकों में, 180 कारकों में, और आपका है 220 कारकों में। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि किस में मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है 120 कारकों में, यानी 120 फैक्टरों में मानव बुद्धि को विभाजित कर सकते हैं। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है, तो आपको बताना है कि जो हरा, नारंगी और बैंगनी है जो कौन से रंग हैं, तो प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, मध्यवर्ती रंग है, तृतीयक रंग है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो हरा है, बैंगनी है और आपका नारंगी है, तो ये सभी कैसे रंग हैं, ये आपके प्राकृतिक रंग हैं। हरा, नारंगी और बैंगनी आपका कैसा रंग है ये आपको बताना है। तो सॉरी, यहाँ पे ये रहेगा हमारा द्वितीयक रंग है, हरा, बैंगनी और नारंगी। अगर बात करते हैं यहाँ पे ही हम प्राथमिक रंग को भी जान लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्राथमिक रंग हो जाते हैं हमारा पीला, लाल और नीला। ये क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं। हरा, बैंगनी और नारंगी क्या है, द्वितीयक रंग है। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे हम कि क्या होता है कि ये आपके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मध्यवर्ती रंग की। तो मध्यवर्ती रंग हमारा हो जाता है आपका हरा, पीला, आपका पीला, नारंगी। अगर हम बात करें तृतीयक रंग की, तो आपका तृतीयक रंग में कोई भी रंग नहीं है। तो आपको क्या करना, केवल मध्यवर्ती रंग याद करने। मध्यवर्ती का मतलब होता लाल, बैंगनी, बैंगनी, नीला, जो द्वितीयक रंग के सहयोग से बने हों और क्या हो, वो प्राथमिक रंग का भी साथ हो उसके साथ, मध्यवर्ती रंग कहलाते। जैसे नीला, हरा, तो नीला हमारा प्राथमिक है, हरा क्या है, हमारा द्वितीयक है। ठीक है, हरा, पीला, पीला हमारा क्या है, प्राथमिक है, हरा क्या है, द्वितीयक है। पीला, नारंगी, नारंगी क्या है, द्वितीयक है, पीला क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, अब बात करते हैं लाल, बैंगनी, तो लाल क्या है, प्राथमिक है, बैंगनी क्या है, आपका द्वितीयक है। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक के सहयोग से बनते हैं उन्हें हम मध्यवर्ती रंग कहते हैं। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए कि मध्यवर्ती रंग है, तो प्राथमिक और द्वितीयक के सहयोग से बनने वाला रंग मध्यवर्ती रंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार का प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। तो यानी किसी की ये विशेषता दी गई है और कहा भी गया है कि ये योग्यता किस में कहा जाएगी। तो लचीलापन, प्रव्यवस्थाता, आपका तन्यता और घनत्व। तो यानी पहले जिस जैसे था वो वैसे ही उसी अवधि में, उसी अवस्था में फिर उसका आ जाना क्या कहलाता है, प्रव्यवस्थाता। याद रखना, प्रव्यवस्था होता है वो, यानी जैसा पहले था, माने जैसा पहले व्यवस्थित था सेम वैसे ही हो जाना प्रव्यवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं, सिरके में होता है। तो जो आपका सिरका है जो खट्टा होता है उसमें क्या होता है ये पूछा जा रहा है। आपका साइट्रिक अम्ल, आपका है लैक्टिक अम्ल, आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका है एसिटिक अम्ल। तो जो सिरका होता है उसमें होता है एसिटिक अम्ल, इसीलिए वो खट्टा होता है। ताजे फल तथा सब्जियों का आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो ताजे फल और सब्जियां हैं वो आहार में सम्मिलित किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में, क्योंकि ये क्या करती हैं, हमें विटामिन, खनिज, लवण और मिनरल्स प्रदान करते हैं, तो सुरक्षात्मक आहार के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। तो आपको बताना है कि कितनी है, ये पूछा जा रहा है यहाँ। तो दैनिक आवश्यकता उसकी कितनी है ये यहाँ पे बताना है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। 0.6 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार, आपका है 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार,
और 2.0 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार। तो यहाँ पे जो है वो देखिए लास्ट ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम शारीरिक भार। तो जो 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? तो 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष। तो क्या है इसकी वैधानिक आयु, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो वैधानिक आयु है वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लड़कों की पूछी आ रही है तो यहीं पे आप क्या करें, लड़कियों की हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पे लड़कों की पूछी जा रही है तो आपको पता है कि क्या होता है कि मतदान की आयु क्या करती है, 21 से मतदान की आयु क्या है ये आप हमें बताइए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मतदान की आयु क्या है। तो यहाँ पे लड़कों की जो विवाह की आयु वो 21 वर्ष है। अगर यहाँ पे लड़कों की जगह लड़कियाँ होती तो वो आयु कितनी हो जाती, 18 वर्ष हो जाती शादी की। वैधानिक आयु क्या है विवाह की, तो वो हमारी लड़कों की 21 वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष। चलिए, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए ये आप बताना है। क्षारीय जानतव्य दागों को, वनस्पतिक दागों को, खनिज दागों को और चिकनाई युक्त दागों को। तो अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है क्षार का। तो आप बताएंगे किसके दागों को छुड़ाने के लिए करते हैं क्षार का? तो जो वनस्पतिक दाग होते हैं जैसे आपके तेल घी वगैरह के, उनको हटाने के लिए हम करते हैं। सिलाई की मशीन भारी चलती है, तेल व सफाई की कमी से प्रेशर फुट पर अधिक बल और अधिक ढीली बेल्ट और शटल में धागा फंसना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी वजह से सिलाई की मशीन भारी चलती है। तो वो चलती है तेल व सफाई की कमी के कारण सिलाई की मशीन क्या होता है, भारी चलती है। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च ताप को प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिलक्षित करने की विधि है। तो आपको 29 का आंसर बताना है। तो वो कौन सी परिलक्षित विधि है, वो है विकिरण, आपका शुष्कीकरण, धुएं द्वारा और निसंक्रमणीकरण। तो आपको बताना है उच्च ताप के प्रयोग से क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव पर भोजन में क्या होता है, परिलक्षित करने की विधि क्या कहलाएगी। तो आपको 29 का आंसर बताना है। तो 29 का आंसर है वो है निसंक्रमणीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशा है, रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, लिनन आपका वनस्पतिक रेशा है, ऊन क्या है, आपका धातव्य रेशा है। तो आपका जो 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, वो हमारा है लिनन वनस्पतिक रेशा है। ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 31 का राइट आंसर बताना है। तो वो हमारा है काली भस्म। ऊन जलने के बाद क्या देगी, काली भस्म। आपका है भ्रूणावस्था रहती है गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से